कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र ग्वालियर के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव जी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की कुलपति प्रोफेसर नीलमल सिंह जी, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी व कर्मचारीगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, मीडिया के मेरे मित्रों और छायाकार बंधुओं, कोटा विश्वविद्यालय के इस नवम दीक्षांत समारोह में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह सुखद है कि आज ही विश्वविद्यालय में, विशेषकर यहाँ विश्वविद्यालय की कुलपति और उनकी टीम को भी पूरी बधाई देता हूँ। इस समय पर उन्होंने संविधान उद्यान और गांधी उद्यान का उन्होंने निर्माण कराया है। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक, स्वर्ण पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त दीक्षार्थियों को खास तौर से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं चाहता हूं जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका अधिकाधिक उपयोग अब आप राष्ट्र और समाज के सर्वांगीण विकास में करें। आज जो स्वर्ण पदक दिया गया है और विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई है, कुल 57 स्वर्ण पदक प्राप्त दिए गए हैं, जिसमें में से 42 छात्राएं हैं और 15 छात्र हैं, अर्थात 74% छात्राएं और 26% छात्र हैं। विद्या वाचस्पति में 37 दिया गया है, पद दी गई है, जिसमें छात्राएं 25 हैं और छात्र 12 हैं। 68% छात्राएं हैं और 32% छात्र हैं। छात्राएं आगे अपने परिश्रम के आधार पर वो अपने विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर रही हैं। वो आगे बढ़ सकती हैं, इस प्रकार का संदेश भी अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से दे रही है। यह हमारे देश के लिए बड़ा सुखद है। हमारे देश के लिए एक अच्छी दिशा देने वाला यह स्वरूप है। छात्र बंधुगण भी आगे बढ़े। एक स्पर्धा की स्थिति निर्माण हुई है। स्पर्धा में छात्रों को पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और जब छात्र और छात्राएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में आगे बढ़ करके काम करेंगे तो हिंदुस्तान को जगत गुरु, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से विश्व गुरु के सिंहासन पर देश में नारी शक्ति आगे बढ़ती जा रही है। नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम लगातार होता जा रहा है। नए भारत के निर्माण की दिशा में यह बड़ा महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मेरी शुभकामना है कि इसमें निरंतर वृद्धि हो, क्योंकि नारियों के बारे में मेरी जो कल्पना है मनुस्मृति में दिया है उन्होंने, यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता। मैं उसका दूसरे प्रकार का अर्थ लगाता हूं। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां उनको सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उनके प्रति आचरण किया जाता है, वहां सात्विकता होती है, वहां पवित्रता होती है। जहां पवित्रता होती है, सात्विकता होती है, वहीं पॉजिटिविटी बनती है, सकारात्मकता बनती है और वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए पूरे देश के अंदर अगर सकारात्मक स्वरूप निर्माण करना है, निगेटिविटी को बढ़ाना है, तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। दीक्षा का सीधा सरल अर्थ होता है, दीक्षा का अंत। फर्क मैं यह मानता हूं
कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नवजीवन का प्रारंभ है। यह वह समय है जब आप विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भविष्य की नई राहों की ओर प्रवृत्त होते हैं। यही वह समय भी होता है जब कुछ आपने शिक्षा के जरिए सीखा और जाना होता है, उसका व्यवहारिक उपयोग जीवन में करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों को मैं प्रकाश स्तंभ कहता हूं। यह वह स्थान होते हैं जहां राष्ट्र की एक समर्थ पीढ़ी तैयार होती है और इसलिए यहां पढ़ाने वाले आचार्यों का यह बड़ा दायित्व भी होता है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की राह को प्रशस्त करें, आगे बढ़ाएं। विश्वविद्यालय शब्द में विश्व शब्द जुड़ा है। यह शब्द इसलिए जुड़ा है केवल अपने आसपास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के ज्ञान से जुड़े विषयों के अध्यापन का समावेश यहां हो। इसलिए मैं आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम से जुड़ी शिक्षा से ही विद्यार्थियों को लाभान्वित नहीं किया जाए बल्कि उससे इतर जीवन व्यवहार की शिक्षा भी आचार्य यहां प्रदान करें। विश्व भर में जो घटित होता है, हो रहा है और होने वाला है, उस सब के बारे में आचार्य सचेत रहे और प्रयास करें उससे जुड़े अद्यतन ज्ञान से विद्यार्थी भी निरंतर रूबरू हो सके। आप सभी इस बात को जानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व की दूरियों को समेट दिया है। ऐसे समय में स्थानीय ज्ञान परंपरा के साथ वैश्विक दृष्टि रखते हुए यदि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करते हैं तभी विद्यार्थी भावी जीवन के लिए प्रभावी रूप में तैयार हो सकते हैं। इसी के लिए हम सभी को कार्य करने की जरूरत है। हमारे यहाँ आचार का अर्थ ही यह है कि जिसके आचरण से दूसरे प्रेरणा प्राप्त कर सके। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा दर्शन से जुड़ी एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। इसमें वो लिखते हैं, सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। सभी प्रकार के शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश सांसारिक होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। उनके कहे गए इस आलोक में ही अपनी बात सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अंतर का आलोक मिले। अंतर के आलोक से मेरा तात्पर्य है कि अंदर का जो आपका आत्मविश्वास है वो जागृत हो और ऐसा जागृत हो कि किसी विषय के बारे में अगर किसी भी प्रकार की चर्चा हो तो हम कह सकें कि नहीं, इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए। आत्मविश्वास को स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं ईश्वर कहा है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सफलीभूत होती है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर असीम ताकत को पैदा करती है। असीम ताकत ऐसी पैदा होती है तो किसी के सामने डट करके उसका मुकाबला करने की दृष्टि से व्यक्ति आगे बढ़ता है। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास के माध्यम से व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति को जागृत करती है और जब अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है तो आगे ही बढ़ती जाती है और सकारात्मक रूप निर्माण करती जाती है। यह कितना बड़ा संयोग है। क्या दीक्षांत दिवस पर ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है, जिसका उल्लेख हमारे कुलपति महोदया ने भी अपने उद्बोधन के दौरान किया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की मैं आप सब लोगों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए इस रूप में प्रेरणास्पद भी है कि आधुनिक विज्ञान के भारतीय ऋषि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने आज ही के दिन रमन प्रभाव खोज की घोषणा की थी। उन्होंने इस खोज के लिए पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति के रूप में 1930 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विज्ञान में डॉक्टर वेंकट रमन की जो भूमिका रही है वह अनुकरणीय है।
मैं चाहता हूं विज्ञान दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भारत को वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में अग्रणी बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास करें। हमारे यहाँ विज्ञान की आरंभ से ही समृद्ध परंपरा रही है। ऋषि चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सा विज्ञानी हमारे यहाँ हुए हैं, तो खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन ने जो कार्य किया है वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन हमारे जो ऋषि होते थे उन्हें दृष्टा कहा गया है। दृष्टा का अर्थ होता है जो देखना जानता है। देखने का अर्थ यह है कि भूत, भविष्य और वर्तमान को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, उसके अनुरूप विश्लेषण करते हुए उसके बारे में विशिष्ट प्रकार का आकलन भी करता है। जो आकलन भविष्य में जाकर सत्य साबित होते हैं और उस सत्यता के आधार पर ही जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो सफलीभूत होते हैं। इसलिए आप देखिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने विज्ञान के जो सूत्र प्रतिपादित किए आज भी वह उतने ही प्रासंगिक हैं। इन सूत्रों में उन्होंने अपने समय के वर्तमान को ही नहीं उसके भविष्य को भी संवारा है। विज्ञान का अर्थ वही होता है जीवन को दिशा देने वाला विशेष ज्ञान। ऋषि कलाम से लेकर कलाम तक की वैज्ञानिक कलाम ने अब्दुल कलाम तक की वैज्ञानिक यात्रा पर जाएंगे तो पाएंगे हम सभी के लिए उन्होंने ज्ञान विज्ञान की नवीन राहों का निर्माण किया है। मैं चाहता हूं प्राचीन ज्ञान से जुड़ी हमारी यात्रा को नई पीढ़ी आगे बढ़ाए। विश्वविद्यालय उसके बहुत बड़े केंद्र बने। नई शिक्षा नीति पूरी तरह विद्यार्थी केंद्रित है और इसमें सभी विषयों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान के अन्वेषण, प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के साथ ही भाषाओं के विशद अध्ययन पर जोर दिया गया है। मेरी एक कामना है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान संपन्न समाज के संवाहक ही नहीं बने बल्कि उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रदान करने के भी केंद्र बने। और मैंने अपने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाकर उनकी बैठक करते हुए मैंने आग्रह किया था जो नई शिक्षा नीति बनी है उन नई शिक्षा नीति के आधार पर ही अपने पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करें और अपने पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के आधार पर करने का प्रयास करेंगे तो उसमें व्यावसायिकता का भी एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर विद्यार्थी जब पढ़ करके बाहर निकलता है अपनी शिक्षा समाप्त करता है तो नौकरी के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाएगा वो बल्कि आत्मविश्वास से पूरित होकर वो कहेगा कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम तो नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसा आत्मविश्वास। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण विश्वविद्यालय में हो ये हमने आग्रह किया है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कौशल विकास के साथ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ हमारे युवाओं को नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में हम तैयार करें। मुझे बताया गया है कि कोटा विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत अकादमिक सत्र 2022-23 से सभी संकायों में स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर और CBCS प्रणाली लागू की गई है। मैं चाहता हूं ऐसे पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय तैयार करें जिसे स्थानीय ज्ञान विज्ञान का समुचित रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थी भविष्य के विकसित भारत में अपना सहयोग कर सके। मैं ये मानता हूं कि सच्ची शिक्षा वही है जो ज्ञान के जरिए व्यक्ति में रचनात्मकता का प्रसार करे जिससे विद्यार्थी समयानुसार व्यवहारिक बनने की ओर प्रवृत्त हो। इससे शिक्षा सही मायने में लोक कल्याण और समाज के उत्थान से जुड़ सकती है। इसी की आज सबसे अधिक आवश्यकता भी है। जब ज्ञान और कौशल रुचि आधारित होता है तो व्यक्ति को शिखर तक ले जाता है। रुचि व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव के अनुरूप होती है। इसलिए रुचि पर आधारित विषय से व्यक्ति में भटकाव नहीं आता है। इस संदर्भ में भारत की प्राचीनतम समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक के सम्मिश्रण और सुसंगत उपयोग की आज महती आवश्यकता है। हम सब के लिए गौरव की बात है
कि हमारे देश को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। G20 से जुड़े आयोजन देश भर में हो रहे और इसके जरिए विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हमारी दृष्टि का चाहता हूं। हमारे विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह का वैश्विक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षा का प्रभावी प्रसार किया जाए, ताकि यहां से पढ़ने वाले युवा सुदूर देशों में भारत को विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य करें। आज यहां सुखद अवसर भी है। यहां विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण हुआ है। संविधान हमारे देश के संचालन का पवित्र ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह वह मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज है। हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं वह हमारी संस्कृति, इतिहास, आकांक्षाओं से प्रेरित हैं। संविधान की मूल प्रति में शांति निकेतन के प्रख्यात चित्रकार श्री नंदलाल बोस द्वारा बनाए चित्र इस ऐतिहासिक जुड़ाव को न केवल दर्शाते हैं वरन हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ों से भी हमें जोड़ते हैं। नंदलाल बोस जी का तो नाम आता है, शांति निकेतन से अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने जो मूल 22 भाग हैं, 22 भाग के हर भाग के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने चित्रकारी की है जो भारतीयता से ओतप्रोत है। उनके सहयोगी के रूप में राजस्थान के एक चित्रकार श्री कृपाल सिंह जी रहे, अब तो बेचारे पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। उन्होंने पूरा चित्रकारी की है, तो राजस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। संविधान के अंतर्गत भारतीयता से ओतप्रोत संविधान है, इस प्रकार का स्वरूप प्रकट करने के लिए जो चित्रकारी की गई वो अद्भुत है, उसको देखने लायक है। जो संविधान पार्क है अगर इसको ढंग से देखेंगे आप तो इसमें दिखाई भी पड़ेगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है संविधान की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले जो चित्रकारी की गई है उसमें दिया गया है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स के पहले जो चित्रकारी की गई है, हमारे राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को जा रहे हैं, ये बाकायदे दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र जी बोस, गुरुकुल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय जो खुदाई में आए हुए सभ्यता के चिन्ह पाए गए हैं, वे सारी चीजें ये सारी वर्णित है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, इन सब लोग का, अकबर का भी है, विक्रमादित्य जी का सिंहासन का भी है। इन सारी चीजों को देखने पश्चात लगता है पूरे संविधान को देख जाए तो सरस है, नहीं तो ऐसे लोग कहते हैं संविधान क्या पढ़े, बड़ा नीरस है। ये नीरस नहीं है, बड़ा सरस है, भारतीयता से ओतप्रोत है और भारतीयता से ओतप्रोत संविधान आज पूरे देश के इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने में सक्षम है और पूरे विश्व को दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसा संविधान राजस्थान में राज्यपाल का पद संभालने के बाद से ही मेरी मंशा यह रही है कि संविधान की संसद के लिए कार्य करूं। इसी उद्देश्य से कुलाधिपति के रूप में प्रदेश के सभी पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्माण की शुरुआत की गई। इसके पीछे मेरी धारणा यही रही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह संविधान की, हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक रहे। राजभवन में भी हमने देश का पहला संविधान पार्क निर्मित किया है। पूरे हिंदुस्तान भर में संविधान उद्यान है तो केवल राजस्थान में, और वो भी राजभवन में है, देश में और कहीं नहीं है। जब आप जयपुर आए तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि राजभवन में बने हुए संविधान उद्यान को जरूर आकर देखें और विद्यार्थियों से तो जरूर मैं आग्रह करूंगा। आपको लगेगा कि ये संविधान उद्यान नहीं, ये तो ज्ञान का भंडार वाला स्थान है। देखने के पश्चात बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी और आप प्रसन्न होंगे। राजभवन भी हमने देश का पहला संविधान पार्क निर्मित किया है। आप सभी जानते हैं कि देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसे 3 जनवरी 2023 को देश को समर्पित किया है। यहाँ जो संविधान पार्क बना है
वह यहाँ पढ़ने वालों को संविधान की हमारी संस्कृति से जोड़े रखने के साथ ही नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की सीख के साथ भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ेगा, ऐसा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय में गांधी उद्यान के लोकार्पण की भी बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी को मैं व्यक्ति नहीं बल्कि विचार मानता हूँ। उनके दिए अहिंसा, सत्य, साध्य के बीच समरूपता आज के आदर्शों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन बहुत सहज सरल हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि शिक्षक का काम छात्र के मस्तिष्क का निर्माण करने की अपेक्षा उसके हृदय के निर्माण करने का है। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में उन्होंने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र को प्रथम पायदान पर प्रदान किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की। चरित्र यदि सुदृढ़ होता है तभी शिक्षा सार्थक होती है। यह जानना सुखद है कि वर्ष 2003 में स्थापित कोटा विश्वविद्यालय हड़ौती क्षेत्र के 6 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के 221 महाविद्यालयों के 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को आज शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही ज्ञान की नवीन विधाओं से भी विद्यार्थियों को अधिकाधिक जोड़े। केनोपनिषद का वचन है, विद्या विंदते अमृतम, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यह अमृत जीवन का समग्र दृष्टिकोण है। विश्वविद्यालयों में जीवन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षा ये दी जाती है तभी उसकी सार्थकता है। मुझे विश्वास है कोटा विश्वविद्यालय शिक्षा की इसी राह को आगे बढ़ाते हुए देश भर में शिक्षा, शोध और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बनेगा। इस दिशा में कोटा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने शांतिपूर्वक हम लोगों के विचार को इतने थकने के बाद भी सुने, इसके लिए आप लोगों पर आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।